भी और डीसी साहब ने भी। लेकिन बीजेपी के सारे नेता, खासतौर पर असीम गोयल ने कहा कि अभी भी ये पचा नहीं पा रहे अपनी हार, ये तो अपने आप को मुख्यमंत्री समझ के बैठे हुए थे। तो तुम लोग जो सरेआम माफी मंगवाने का काम करते हो, वो कौन सी हार की बौखलाहट है? उनसे ये भी सवाल करना चाहिए ना, मुख्यमंत्री जी से भी, सबसे भी ये भी तो सवाल बनता है ना कि जो तुम सरेआम बिठा करके दफ्तर में एक नेता को बिठा करके, जिसका कोई, मुझे नहीं लगता कि वो कभी कोई एमएलए या मंत्री बने होंगे कभी, नहीं। उनके साथ बिठा करके उनसे माफी मंगवा के उसकी वीडियो वायरल करवा रहे हो आप, तो ये किस चीज की बौखलाहट है? फिर ये मेरी भी अधिकारियों के साथ बहस होती है, वो अगर वहीं बहस होती है तो मैं उसी बात को वहीं खत्म करके आगे बढ़ने का प्रयास काम तो आपको उन्हीं से लेना ना, उन्हीं से लेना है। काम तो नहीं अधिकारी ही करेंगे। काम नहीं करेंगे तो हमें करवाने पड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये नहीं कि उसकी बकायदा वीडियो शूट करवाई जाए कि ये देखो ये हमारे भाजपा के नेता से माफ़ी मांग रहा है, तो भाजपा वाले कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अधिकारी तो अधिकारी है, उसको तो ड्यूटी करनी है, वो वहाँ नहीं तो दूसरी जगह कर लेगा। 2-3 सवाल और, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। एक 12 मार्च का इंसिडेंट हुआ था चंडीगढ़ में ही, वर्दी के साथ तो आप लोग भी भिड़ गए थे। वो मौके की नज़ाकत थी, और एक्चुअली मेरा मानना कुछ वीडियो उसकी भी वायरल हुई थी। हाँ, हो जाती है कई बार चीज़ें, और वहाँ भी अधिकारी ने बदतमीजी की, लेकिन हमने तो कोई माफ़ी उससे मंगवाई नहीं। हमने तो नहीं कहा कि आप माफ़ी मांगो, हम वीडियो बनाएंगे। और उसको हो सकता है उसको जब सरकार के संज्ञान में बात की, जहाँ 2-2.5 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को देखा, तो सबके संज्ञान में मामला हो भी गा। लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा, हमने किसी विधायक ने ये नहीं कहा कि हमसे माफ़ी मंगवाओ, इससे हमें इसकी वीडियो शूट करना है। नहीं, वो उसी टाइम का मामला था जब बात गई। नहीं, विधायक बनने के बाद कुछ गर्मी आती है, मतलब तेवर तलक होते हैं, ऐसा स्वभाव आता है कि मतलब एक कांस्टेबल कैसे रोक देगा हमें, 5-5 विधायक बैठे हो गाड़ी में, बताओ। नहीं, जिम्मेवारी आती है विधायक बनने के बाद। लेकिन वहां तो कुछ और दिख रहा था वीडियो में मुझे, मैं इसलिए आपसे पूछ लिया मैंने सवाल। एक्चुअली उनका जो बात करने का जो तरीका था वो अच्छा नहीं था, चाहे वो विधायक हो चाहे नहीं हो। जहाँ बात स्वाभिमान की आएगी तो वहाँ फिर एक अलग ही लेवल होता है। स्वाभिमान पे बात नहीं सहन कर सकता, मैं तो कर नहीं सकता, दूसरे का मुझे पता नहीं। ये उन्होंने छोटा सा ही मामला था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। सब जा रहे थे, पता नहीं उसको क्या ध्यान आया कि वो हमारी गाड़ी के आगे आ गया। ड्राइवर ने कहा कि मैं इनको छोड़ के वापस गाड़ी लेके आ जाता हूँ जी। तो वो कहने लगे, तेरे को कहा ना इनको नीचे गेड़। और हरियाणा में नहीं कहा करे, इन्हें नीचे गेड़ आड़े ओड़े भी वोट मांग दे, हाड़ा पैदल चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है। था वो भी हरियाणवी। हाँ, तो उसके बाद वहाँ हमारे जो एक साथी बैठे थे आगे, विधायक जी थे, उन्होंने कहा भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है, जाने दो, सारे जा रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है, ये अगर वहाँ जगह नहीं है तो ये हमें छोड़ के वापस आ जाएगा। तो उनको भी उन्होंने ये कहा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं इससे ड्राइवर से बात कर रहा हूँ। बताइए, इस तरीके की बात थी। जब मैं नीचे उतरा तो मैंने उनको नीचे उतर के कहा कि भाई साहब आप घर के भाई, हाँ आप भी हरियाणा से, हम भी हरियाणा से, और छोड़ के आ जाएगा अगर वहाँ नहीं है तो आप विश्वास करो इस बात का। तो उन्होंने मेरे को भी ये कहा, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं ड्राइवर से बात कर रहा हूँ। बोल, वो ड्राइवर की हमारी तरफ फेस भी नहीं किया उसने। अच्छा। उस ड्राइवर को ये कह रहा था तू नीचे पड़, और इनको भी नीचे गिर। अब बात अगर कोई इस तरीके की करेगा, चाहे विधायक हो चाहे ना विधायक हो, इसमें कोई जब बात स्वाभिमान पे आए, मान सम्मान पे आएगी, तो जाहिर सी बात है कि बहस तो होगी। फिर हमने यही कहा, फिर मैंने उससे कहा यार कमाल की बात है, तू भी तो एक कर्मचारी, तेरी ड्यूटी यहाँ लगी है कि जो विधायक आएंगे उनको आगे तक भेजने की ड्यूटी आपकी लगी, ये थोड़े कि आपकी अपमानित करने की किसी को ड्यूटी लगी। फिर उसने आप शब्द बोले तो चलिए वो बात चली भी गई। फिर हमने तो कभी उसकी शिकायत नहीं करी ना, हमने कभी उसके बारे में ये कहा। पहले तो ऐसा था कि स्पीकर के पास जाएगा मामला, कुछ ऐसा नहीं, हम नहीं गए ना, वो मामला वहीं निमट गया उसका। ठीक है, उस बेचारे को क्या क्या कहना, उसने जो उसकी बुद्धि थी उसने बरत ली। हमने ना शिकायत की, ना हमने कभी उसको कहा कि उससे हमें माफी मंगवाई जाए, कुछ भी नहीं। और एक्चुअली क्या हुआ, वो सिर्फ हमारी वीडियो बन गई। उसने आफ्ताब अहमद जी को अपमानित किया, उसने कुलदीप वत्स जी के साथ बदतमीजी की, उसने जितनी गाड़ियां हमारे से पीछे। उसने पहचान रखा था कांग्रेस के विधायक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। ये भी एक गलत बात है कि उसने पहचान रखा हो, ऐसा भी मामला नहीं था। अच्छा। उसको मुझे नहीं पता, हमसे आगे गाड़ियां गई हैं, काफी गाड़ियां गई हैं। अच्छा। देखिए, एक शिष्टाचार होता है, जब सेशन होता है तो हर मंत्री खाना देता है अधिकारियों के लिए और विधायक मंत्रियों के लिए। उसमें राज्यपाल आते हैं, उसमें मुख्यमंत्री आते हैं, उसमें आसपास के स्टेट्स के स्पीकर आते हैं, या कोई मंत्री आ जाता है।
तो मेहमान आते हैं, तो मुझे जो लगता है कि एक शिष्टाचार के नाते हम जा रहे थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी वाले नेताओं के घर जा क्यों रहे थे, वो एक शिष्टाचार होता है, दुश्मन कोई नहीं है आपस में। तो मुझे नहीं लगा मुझे लगा कि वो उसके एकदम से उसको पता नहीं क्या हुआ, और एकदम से ही उसने बैरिकेड पकड़ के और हमारी गाड़ी के मतलब मारा भी, वो गाड़ी के टायर के लगा हालांकि वो। तो बात उस एकदम से उसको पता नहीं क्या उसके अंदर क्या हो गया, वो इतना हाइपर होने लग गया था, और उसकी बात उसने अपमानित करने की बात करी। और जब गलती ना हो और अपमान सहना मेरे लिए तो मुश्किल है, मैं गलत हूं तो मैं ये कह सकता हूँ 1000 लोगों के बीच में कि ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन जब कोई बात ही ना हो, जहाँ कोई गलती ही ना हो, वहाँ अगर बात आए तो फिर स्वाभिमान पे बात आए तो सहन नहीं हो सकती। एक दो सवाल और। एक सवाल ये कि कुछ नेताओं से मेरी अब बातचीत हो ही रही है इंटरव्यू के पॉडकास्ट के जरिए, तो उसमें से रामकुमार गौतम जी भी हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं हरियाणा के। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कहा कि एक नंबर के नेता हैं, उनकी बिरादरी में कोई इतना बड़ा नेता चौधरी देवलाल ही हुए हैं, उसके बाद नहीं हुए, मतलब एक नंबर के नेता हैं और जीत हासिल कर चुके थे। लेकिन उनके पास बांगड़ बेल्ट से कुछ राजनेता हैं जो उनके आसपास हैं, उन्होंने सारा गेम खराब किया। और कुछ लोग ये भी कहते, फॉर्मूला देते हैं कि हुड्डा साहब को पता था कि तूफान है, आंधी है, जो भी है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, अगर 60 से ऊपर गई तो हो सकता है कि चेहरा कोई और आ जाए मुख्यमंत्री के लिए, आलाकमान फैसला कर सकता है क्योंकि मेजोरिटी ऐसी आ गई, तो उसको थोड़ा नीचे रखा जाए। और थोड़ा नीचे रखने के चक्कर में फिसल गया हाथ से सारा खेल। आदरणीय गौतम साहब बड़े सीनियर हैं और 80 साल से ज़्यादा की उनकी एज होगी। मैं तो 33 साल का हुआ हूँ, मेरे से तो लंबी उनकी राजनीतिक जीवन है। पारी है बिल्कुल। गौतम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बड़ा कोई नेता नहीं है आज प्रदेश में। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसा रुतबा, चाहे जनता की बात हो चाहे विधायकों की बात हो, उनसे मजबूत नेता कोई नहीं है। और जो बात गौतम साहब कह रहे हैं कि भाई किसी न किसी कारण से वो सरकार नहीं बने, कारण तो बहुत होते हैं, जरूरी थोड़ी कि एक ही व्यक्ति के कारण सरकार ना बन पाई। सरकार के तो अलग अलग कारण हैं, 10 कारण हैं, 10 कारणों में से अलग अलग कारण 10 हैं, कोई ना कोई जिम्मेदार है हर चीज। सबसे पहले ईवीएम का क्यों उठा लेते कांग्रेस है भी, अब आप भी तो उसी ईवीएम से वोट डाले जीत कर आए हो। अब मुझे आप जवाब दे दीजिए, मैं भी उसी ईवीएम से जीत के आया, बिल्कुल ठीक बात है। एक पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर हर जगह ईवीएम में गड़बड़ हुई तो ये देश की जनता खड़ी हो जाएगी, सड़कों पे उतर आएगी, और देश की जनता जैसे दूसरे देशों में क्रांतियां आती हैं और सरकार को उखाड़ देती है, देश की जनता जैसे श्रीलंका में हुआ, बहुत सारी जगह हुआ, ये जनता सड़कों पे आ जाएगी। इसलिए हर जगह गड़बड़ नहीं कर सकते, जहां मुकाबला होता है वहीं ये बहुत शाणे चोर हैं बीजेपी वाले, हर जगह गड़बड़ करने लगे तो आप भी कह दोगे, मैं भी कह दूंगा, बीजेपी के लोग भी कहने लग जाएंगे भाई ये तो सच में ईवीएम से गड़बड़ है। और पहली बार हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, नेता, कार्यकर्ता, पूरा देश, पूरी दुनिया बोल रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, नहीं बनी, कारण ईवीएम भी एक है। आप मुझे जवाब दे दीजिए, मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। कैसे हरियाणा में 2 दिन चुनाव के बीच में 5 लाख वोट बढ़े, बताइए कैसे बढ़ सकते हैं वोट? जब काउंटिंग 6 बजे खत्म हो जाती है, डाटा आपके पास आ जाता है, 8 बजे आ गया, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे डाटा आ गया। जब डाटा आपके पास 9-10 बजे आ गया कि इतने वोट हरियाणा में पोल हुए, फिर कैसे 2 दिन वोट करके 5 लाख बढ़े?